एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि एक आइडल के ग्रुप को काफी सारे मेंबर्स की जरूरत है। इसी वजह से एक वीडियो भी ये लोग जारी करते हैं जिसमें 1,36,114 लोग अप्लाई करते हैं। इसमें रूबी भी अप्लाई कर देती है। इसमें 2 स्क्रीनिंग इंटरव्यू होते हैं जिसे आपको पास करना पड़ता है। रूबी पहला इंटरव्यू तो पास कर लेती है, सेकंड वाला भी उसका अच्छे से जाता है और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। और कुछ दिन के बाद इन सभी को रिजल्ट सुना दिए जाएंगी। रूबी इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर हमें रूबी के मिडिल स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने सारे दोस्तों को कहती है कि पिछली बार मैं इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं सकी थी, पर इस बार मैं पक्के से इस इंटरव्यू को पास कर लूंगी और एक आइडल बन जाऊंगी। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, तुम डांसिंग में भी अच्छी हो, हर चीज में अच्छी हो, बस गानों के छोड़ के, पर वो भी तुम बेहतर कर सकती हो। यहाँ पे रूबी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस ऑडिशन को पास करके एकदम अपनी मॉम जैसी बनूंगी। पर रूबी के अंदर भी ऐसी 2 चीजें हैं जो कि वो दुनिया से छुपाते रहती है। पहला ये कि जो लेजेंडरी आइडल जिसका मर्डर कर दिया गया था वो इसकी मॉम थी, और दूसरा ये कि इसकी पिछली जिंदगी की मेमोरी अभी भी इसके पास है। पिछली जिंदगी में इसकी तबीयत खराब रहती तो इसने अपनी आधी लाइफ तो हॉस्पिटल में बिता दी, जिसके बाद ये मारेंगी। और ये एंटरटेनमेंट के पास इसका एक ही जरिया था जो कि आई को टीवी में देखना था। ये मरते वक्त भी आई के गाने को याद कर रही होती है। फिर अचानक से इसकी जब आंखें खुलती है तो ये आई के बच्चे के तौर पर जन्म ले लेती है। वो भी कहती है जितना वक्त भी उसने आई के साथ बिताया वो काफी अच्छा था, इससे पहले कि वो मारी गई। उतने में एक्वा आ जाता है और कहता है कि सपनों के पीछे तो भागना अच्छा है, पर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम भी आ रहे हैं, उसे इस पे ध्यान दो। पर रूबी कहती है कि तुम्हें पता नहीं है एक्वा, जिस आर्ट स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ का डिपार्टमेंट काफी ज्यादा फोकस करता है इंटरव्यू में, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी एबिलिटी ऐसी अच्छी रही तो मुझे पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एग्जाम देने की। एक्वा कहता है इस चीज पे तुम अपनी जिंदगी का जुआ नहीं खेल सकती हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम एक आइडल बनने के सपने देखते हो, पर ये गलत फहमी मत पालो, तुम आइडल बन चुके हो। तुम्हें पता भी है उनकी जो सैलरी वो काफी ज्यादा कम होती है और फैंस जो है वो हमेशा उनके पीछे 24 घंटे घूमते रहते हैं, और ज्यादातर आइडल 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है। बाहर की दुनिया में कुछ ही ऐसी जॉब है जो कि तुम्हें अच्छा रिटर्न देती है। रूबी कहती है लाइफ तो उसी चीज का नाम है जो तुम करना चाहो वो करो, ताकि जिंदगी में तुम रिग्रेट ना करो। अगर मैं हर चीज के बारे में चिंता करती रही तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, और कई सारे लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, तो ये मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये कहता है जो करना है करो, मैं डायरेक्टर के घर जा रहा हूँ। रूबी हमें बताती है कि उसका बड़ा भाई अब बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि उसकी मॉम मारी गई। तब से उसके चेहरे में एक उदासी से रहने लगी है, ऐसा लग रहा है वो काफी सालों से कुछ प्लान कर रहा है। जब से वो डायरेक्टर का चेला बना है तब से उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया है। पर वही अकेला नहीं है जो चेंज हुआ है, इचिको जो कि एकदम गायब भी हो गए, जिससे अब कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। इसी वजह से मियोको को कंपनी का हेड बना दिया गया और बीकोमिची को भी काफी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा। अब स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन एक आइडल डिपार्टमेंट नहीं रहा है, उसकी जगह इन लोगों ने इंटरनेट पर्सनालिटीज को मैनेज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद रूबी पूछती है कि हम दोबारा से एक आइडल ग्रुप को शुरू नहीं कर सकते, तो मियोको कहती है कि अगर मैं कर सकती तो मैं कब का कर देती। जो सपने हमें आई ने दिखाए थे उस एक्सपीरियंस को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तुम कह सकती हो आई हमारे लिए एक लॉटरी की तरह थी जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था, पर कहते हैं ना लॉटरी 2 बार नहीं लगती, और यही जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी एक ट्रैक पे कभी नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। वैसे भी तुम्हारा ऑडिशन का रिजल्ट आने वाला है ना, अगर तुम पास होगी और रेगुलेशन सब कुछ ठीक रहे तो तुम्हारा उनके साथ अच्छा संबंध बन जाएगा, और वो हमसे बेटर एजेंसी भी है। उतने में रूबी को ऑडिशन वालों से कॉल आ जाता है। ऑडिशन वालों से ही बात करती है और ऑडिशन वाले कहते हैं आपका शुक्रिया ऑडिशन देने के लिए, पर आप इस चीज के लिए फिट नहीं हो। और उतने में ही रूबी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और कहती है कि मैं इस बार भी पास नहीं कर पाई। तो मियुको कहती है कि यही जिंदगी की सच्चाई है, हर किसी को इस चीज से गुजरना पड़ता है। इन चीजों में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स का यूज किया जाता है। जो अच्छे होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो जल्दी से पास हो जाते हैं, पर हर किसी का लक आए जैसा तो नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और ताइशी के घर पे जाता है, और ये उसका स्टूडियो भी होता है जहाँ एक्वा ताइशी का शुक्रिया कर रहा होता है। ताइशी कहता है तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तुम्हारी जुड़वा बहन भी बेवकूफ बन गई, पर तब क्या करोगे जब उसको असली एजेंसी से कॉल आ जाएगा। ये कहता है कि मैंने उसके फोन से ऑलरेडी कंपनी वालों को मैसेज कर दिया है कि वो इस बार इसमें शामिल नहीं हो रही है। ताइशी कहता है तुम अपनी बहन के सपने कुचलने में क्यों तले हुए हो, वो काफी ज्यादा सुंदर है और उसके अंदर टैलेंट भी एक आइडल बनने का। एक्वा कहता है चाहे जो हो जाए मैं उस आइडल बनने नहीं दे सकता, मैं उसे आई के नक्शे के दम पे नहीं चलने दे सकता। ताइशी कहता है तुम्हें सचमुच सिस्टर कॉम्प्लेक्स है, तुम ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ये कहता है ये अकेले होने से तो अच्छा ही है, हाँ अकेली मैं हर चीज संभाल लूंगा।
यहाँ पे फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ रूबी अपने स्कूल से वापस लौट रही होती है तो एक स्काउट रूबी को अपना कार्ड देता है जिसके बाद एक्वा को ये बताती है। एक्वा कहता है एक स्काउट उसका मतलब क्या है। ये कहते हैं कि तुमने सही सुना, अंडरग्राउंड आइडल का ग्रुप मुझे हायर करना चाहता है। यहाँ पे कहती है लगता है ये नसीब में लिखा था मेरे, इसी वजह से अंडरग्राउंड वालों ने मुझे अपने आइडल के ग्रुप में शामिल करने का फैसला किया है। आखिरकार आई को भी अंडरग्राउंड स्काउट ने ही चुना था जिसके बाद वो फेमस हो पाई थी एक आइडल के तौर पर। वो एक्वा कहता है ये सचमुच के एक आइडल का ग्रुप है या फिर कोई घटिया सी जॉब जिसमें वो तुम्हें धकेलना चाहता है। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन पढ़े? ये कहती है कि उस बंदे ने कहा है कि वहां जाके मैं देख सकती हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं, जिसके बाद वो लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल बताएंगे। एक्वा फिर मियोको से अकेले ही बात करता है और कहता है कि मैं रूबी को इस चीज में जाने नहीं दे सकता। मियोको इसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारी मॉम के रास्ते पे तुम्हारी बहन भी चल रही है। आखिरकार जो आई के साथ हुआ वो तुम्हारे लिए सदमे से कम नहीं था। मैं अभी भी सोचती हूँ अगर मैं उस टाइम कुछ कर पाती तो आज जो चीजें है वो बिल्कुल अलग होती। आई के जाने के बाद रूबी को उसने अपनी बेटी की तरफ पाला है, पर जैसे जैसे साल जा रहे रूबी एकदम आई के जैसे बनती जा रही है, जैसे कि उसकी हूबहू कॉपी हो। मियोको कहती है कि उससे लगा ही था कि ये चीज कभी ना कभी होगी, पर एक्वा कहता है कि उसे पता लगाना पड़ेगा कि एजेंसी कैसी है। इसी वजह से ये इनका बिजनेस कार्ड ले लेता है और शाम को एक लड़की से मिलने जाता है जो कि उसी कंपनी के लिए काम करती है जिन्होंने रूबी को अप्रोच किया होता है। जब लड़की इसका कार्ड देती है कि ये कहती है तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन से हो, इस प्रोडक्शन की तो मेरी मॉम काफी ज्यादा बड़ी फैन थी। ये कहता है मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। एक्वा फिर इस लड़की को उस प्रोडक्शन हाउस के यहाँ पे ले आता है। मियोको सोचती है ये करना क्या चाहता है। दरअसल एक्वा ने पहले इसे अपना प्लान बता दिया होता है। एक्वा फिर कहता है तुम अभी येलिबू एजेंसी के लिए काम कर रही हो ना, जितना वो तुम्हें देते हैं उससे ज्यादा हम तुम्हें देंगे, क्या तुम उनके टर्म्स एंड कंडीशन मुझे बता सकती हो। ये कहते हैं कि मुझे कभी कभार ही ठीक ठाक पैसे मिल पाते हैं, जब मैं फैंस के साथ फोटो खींचती हूँ तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, तो महीने के गिन चुन के इसे सिर्फ 1 लाख येन से भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। और मैनेजमेंट टीम वाले तो एक ही लड़की पे ध्यान देते हैं, जैसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ना वो लड़की अच्छे से गाना गा पाती है ना कुछ कर पाती है, और ऊपर से वो दूसरे आइडल्स की भी फैन चुरा लेती है। ये सबसे घटिया एनवायरनमेंट है वहाँ पे, इसी वजह से कई सारी लड़कियां क्विट भी करना चाहती है। इस लड़की के जाने के बाद मियोको एक्वा को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा गंदी है, अगर देखा जाए तो ये लड़की सचमुच सच बोल रही है। अगर मैनेजमेंट टीम अगर आपको पसंद नहीं करती है तो वो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और यही सेम चीजें भी कुमाची के साथ भी थी। आई सबसे ज्यादा पॉपुलर थी पूरे आइडल के ग्रुप में, तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। यह हर एक ग्रुप के साथ होता है। एक्वा कहता है अगर ऐसे ही रहा तो वो रूबी को किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करने नहीं दे सकता। मियोको कहते तुम क्या करने वाले हो। ये कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हायर करूंगा और उनके बारे में रूमर्स फैला दूंगा। वो किसी भी हाल में रूबी को एक आइडल बनने नहीं दे सकता। एक्वा फिर कहता है क्या तुम उस लड़की को हायर करना चाहोगी एक आइडल के तौर पर। ये कहती है वैसे भी हमने मैनेजमेंट छोड़ दिया है और जैसी लड़की को हम बिल्कुल लेना चाहते जो कि अपने साथियों के बारे में बुराई करते हैं। फिर हम देखते हैं रूबी को अगले दिन जहाँ पे वो तैयार हो चुकी होती है उस एजेंसी में जाने के लिए। रूबी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। एक्वा कहता है क्या तुम इस चीज के लिए सचमुच सीरियस हो। रूबी कहती है कि हाँ मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। मियोको कहती है जिस दुनिया में तुम एंटर करने जा रही हो वो दुनिया काफी ज्यादा कठोर है। अगर इस दुनिया में तुम आइडल के तौर पर नहीं बिक पाई तो तुम्हारी जिंदगी एकदम नर्क जैसी हो जाएगी। ये कहते हैं कि एक्वा ने उसे कई बार ये समझा रखा है। मियोको कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आजकल स्टॉकिंग नॉर्मल बात हो गई और आइडल्स के साथ ऐसा होता ही रहता है, पर यहाँ पे रूबी कहती है पर मैं इस चांस को मिस भी नहीं कर सकती ना, उसे अपनी मॉम की तरह बनना है। एक्वा कहता है क्या तुम्हें ये चीज सचमुच करनी है। रूबी कहती है कि हाँ मुझे आइडल के ग्रुप को ज्वाइन करना है। और उतने में मियोको कहती है कि तुम इस आइडल के ग्रुप को ज्वाइन मत करो। ये कहती है क्यों, मैं इस चीज के बारे में सीरियस हूँ। ये कहती है हमारी एजेंसी वापस आइडल के ग्रुप को मैनेज करना शुरू कर रही है, तो तुम हमारे आइडल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। मियोको फिर रूबी को टर्म्स एंड कंडीशन बताती है कॉन्ट्रैक्ट की और साइन करते ही ये स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की एक एंटरटेनर बन चुकी है। मियोको कहती है ये चीज जरूरी भी थी ताकि तुम आर्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सको। एक्वा गुस्सा मत होना। एक्वा कहता है कि मैंने कब कहा मैं कभी भी इस चीज के अगेंस्ट था, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल। एक्वा फिर अगले दिन ताइशी के घर आ जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसका स्वागत करती है और कहती है कि ताइशी अपने रूम में। फिर एक्वा जब ताइशी के घर जाता है तो वो ताइशी उसे एडिटिंग का काम सौंप देता है। एक मिडिल स्कूलर होने की वजह से वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता, इसी वजह से उसे लोकेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और डायरेक्टर के चेला होने की वजह से वो उसे फिल्म प्रोडक्शन की कई सारी चीजें देखने देता है और उसे एडिट करने भी देता है। ताइशी फिर कहता है तो तुम्हारी छोटी बहन अब एक आइडल बनने के लिए जा रही है और तुम बड़े भाई होने के बाद कुछ नहीं कर रहे हो। ये कहता है कि कम से
से कम दूसरे एजेंसी को देने से अच्छा है हमारी फैमिली की एजेंसी उसे मैनेज कर रही है, वही उसके लिए बढ़िया है। ताशी कहता है लगता है तुम दोनों भाई बहन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाले हो। वहीं पे एक्वा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे स्क्रीन के पीछे रह के काम करना अच्छा लगता है। तो ताशी कहता है जिस स्कूल में तुम्हारी बहन ने एडमिशन लिखवाया इस बार उसमें तुमने भी अप्लाई किया है। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे जनरल एजुकेशन के लिए जा रहा है, ना कि एक्टिंग सीखने के लिए। ताशी फिर कहता है जब तुम मेरे पास आए थे मेरे चेले बनने के लिए, मुझे लगा था तुम एक एक्टर बनने के लिए मरे जा रहे हो, पर अब मैं देखता हूँ तो तुम ऐसा लग रहा है तुम एक्टिंग को बिल्कुल छोड़ चुके हो। यहाँ एक्वा मन में सोच रहा होता है कि एक एक्टर बना तो मेरे सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है। दरअसल मुझे अपने फादर को ढूंढ के और उसने इतना पनिश करना है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और डीएनए टेस्ट से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। पर ये सब करने के लिए मुझे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह सिक्योर करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री के लोगों से अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। पर काफी कोशिश करने के बावजूद मैंने देखा कि कई लोग हार्डवर्क कर रहे एक एक्टर बनने के लिए, और जब मैंने वो देखा मैंने सोचा कि आई जैसा हर कोई स्पेशल तो नहीं होता। आयशी फिर कहता है कि इतनी जल्दी गिव अप करने से क्या ही फायदा, बच्चे अगर सपने नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, बड़े तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है। मैं एक मिडिल एज मैन हूँ जो कि अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें कुछ बताना चाहता है, जब तक तुम लॉटरी खरीदोगे ही नहीं तो तुम्हारी लगेगी कैसे लॉटरी। एक्वा कहता है तुम 40 साल के हो गए, तुम्हें इस जगह से मूव कर लेना चाहिए। तो ताइशी कहता है इस जगह को छोड़ के मैं एक बड़ी सी कंपनी खोल लूं वो काफी ज्यादा बेकार रहेगा, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए यही जगह सबसे अच्छी होती है, एकदम शांति में काम करो। एक्वा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पहले लगता था कि आई का जैसा टैलेंट है वो मेरे अंदर भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है आई आई ये कहना बंद करो, तुम कभी भी आई नहीं बन सकती और वो कभी भी तुम जैसा नहीं बन सकती थी। क्या आई को इस चीज का एक्सपीरियंस था कि कैसे हम प्रोडक्शन हाउस को मैनेज करते हैं, क्या उसके पास तुम्हारे जैसा एक शार्प ब्रेन था? बिल्कुल नहीं। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा जब तक तुम अपने सारे टूल्स यूज नहीं कर लेते गिव अप मत करो। हमें फिर एक्वा और रूबी के हाई स्कूल को दिखाया जाता है, और इस स्कूल में रूबी और एक्वा जो है वो आर्ट एंड डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं ताकि वो इस चीज को सीख सके। रूबी इस चीज को सीखने के लिए ज्वाइन करती है, पर एक्वा इस चीज को बिल्कुल सीखने के लिए ज्वाइन नहीं करता, वो तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे है। टीचर से पूछते तुम यहाँ पे किस लिए आओ, तुम्हारे तो अच्छे खासे मार्क्स है मेडिकल टीम में। ये कहता है आपकी स्कूल की चमक को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जिसके बाद रूबी पूछते कि कैसा गया, ये कहता है कि बिल्कुल सही गया, बस ये है कि वो मेरे नाम की वजह से मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ये कहते कि हाँ तुम्हारा नाम एक्वा मरीन है जो कि बहुत ही बड़ा और अजीब सा नाम है, इसी वजह से तुम्हें हर कोई एक्वा बुलाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में। इन दोनों के साइड से एक लड़की गुजर रही होती है जो कि और कहीं काना होती है। वो कहती है कि एक्वा होशिनो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, तुम इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। ये कहता है कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये कहते तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों एक मूवी में काम कर चुके हैं। तो रूबी कहते हो तुम तो वही एक्टर हो जो कि सोडा को चाटने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये कहती है कि वो मैं नहीं हूँ, मैं रोने के लिए काफी ज्यादा फेमस हूँ स्क्रीन में। एक्वा कहता है हाँ मुझे याद आ गया, तुमसे मिलकर दोबारा से खुशी हुई। ये कहते हैं कि अच्छा है तुमने इस चीज को क्विट नहीं किया। काना फिर कहते हैं तुम हमारे साथ परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो ना, पर एक्वा कहता है कि मैंने सिर्फ जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया।